हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं सीआरपी। सीआरपी रिपोर्ट में हम एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें समझेंगे। सीआरपी में समझेंगे कि सीआरपी होता क्यों है, बढ़ता क्यों है, बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चों में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, दवाइयाँ क्या क्या आप दे सकते हो। हर एक चीज़ में यहाँ पे दवाइयों के बारे में, हाई लेवल के बारे में, लो लेवल के बारे में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में। बढ़ेगा तो उसका कारण क्या है, बच्चों में क्यों बढ़ जाएगा, उसकी बच्चों में क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, दवाइयाँ क्या क्या रहेगी। इस टाइप में बड़ों में अगर बढ़ेगा सीआरपी तो उसका क्या कारण होगा, क्या दवाइयाँ आप दे सकते हो, नॉर्मल रेंजेस क्या होगी। इन सारे पैरामीटर्स के बारे में, फुल रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सीआरपी का समझिएगा। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टेड प्रोटीन। सबसे पहले इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। सीआरपी सी रिएक्टेड प्रोटीन यह एक विशेष प्रकार का एक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है। सीआरपी टेस्ट के द्वारा इन्फ्लामेशन का पता लगाया जाता है। सीआरपी जो होता है एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है विच इज यूज टू डिटेक्ट ओनली इन एनी इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी। यानी कि सीआरपी से एक शब्द का वर्ड क्लियर होता है कि सीआरपी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी मात्रा कब बढ़ जाती है शरीर में। पहला तो लीवर के अंदर बढ़ता है, बनता है हमारे, है ना। और इसकी लेवल कब बढ़ेगा भैया, कहीं भी शरीर में इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में अगर हो गया हो, उस अवस्था में, उस कंडीशन में जो सीआरपी का लेवल है हाई चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि एक बार सीआरपी की मात्रा किसी भी कारण से बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तो वह 24 घंटों में दोगुनी हो जाती है। याद रखिए गाइस, आपने टेस्ट करवाया, आपको पता लग गया सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो वो अब 24 घंटों में डबल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। अगर आप प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट, बच्चों को या एडल्ट्स को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करते हो या उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो इतना समझ में आया। अब सीआरपी की रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले तो ऊपर आपकी रिपोर्ट लिखी रहती है सी रिएक्टेड प्रोटीन। इसमें इसकी नॉर्मल रेंज को बताया गया है कि भैया इसकी रेंज कितनी आई है, 89 आई है। सीरम में टेस्ट लगाया है हाई, यानी कि हाई आया है। रेफरेंस वैल्यू क्या होता है भैया, 0.0 से 5 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसका आया है 89.5 mg पर डेसीलीटर। और इतना सीरम में अगर आपका सीआरपी का लेवल आ रहा है यानी कि वो हाई है, उसको ट्रीट करना। आप कुछ इंप्रेशन आप पढ़िएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आगे दवाइयाँ सारी चीजें बताऊंगा, बट आपको रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या चीज लिखी हुई है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, है ना। वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो इंप्रेशन में पहली लाइन लिखी हुई है गाइस, ये समझिएगा अच्छे से। बोल रहा है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको, हालांकि रिपोर्ट में इंग्लिश में ही लिखी रहती है। बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ सीआरपी यूजफुल फॉर डिटेक्ट एंड एवलेशन ऑफ इन्फेक्शन, टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। उसके बाद लिखा हुआ है एंड एसोसिएटेड विद डिसीज, यानी कि ये बोलना है इसका मतलब कि भैया कि जो मेजरमेंट ऑफ सीआरपी करते हैं यूजफुल होता है डिटेक्शन, एवल्यूशन किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, टिश्यू इंजरी, इन्फ्लामेशन और डिसऑर्डर के लिए। पहली चीज समझ में आई। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि भैया जो अगर बढ़ेगा तो हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, यानी कि सीआरपी की हाई लेवल बढ़ा हुआ, मेजरमेंट में बी cause independent risk marker for the identification of individual एट रिस्क ऑफ फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर डिसीज के होने के चांसेस में भी ये रिस्क हो सकती है कि ये बढ़ेगा। इट इंक्रीज द सीआरपी लेवल आर नॉन स्पेसिफिक, ये लाइन एकदम गोल्डन पॉइंट है। बोल रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ सीआरपी वैल्यू आर नॉन स्पेसिफिक एंड शुड नॉट इम्प्रोप्रिएट विदाउट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। इस लाइन में सिंपल मतलब निकला कि भैया जो सीआरपी है एक विशिष्ट नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि सीआरपी बढ़ रहा है तो मरीज को ये बीमारी, जैसे कि हम टाइफॉइड लगाते तो टाइफॉइड की रिपोर्ट में देख के बता पाते कि हाँ टाइफॉइड ही है,
टाइफॉइड ही है, परंतु सीआरपी की रिपोर्ट में आप नहीं बता सकते कि कौन सी बीमारी है। ओवरऑल ये सब चीज यही लिखा रहता है, इसमें कोई अलग से कोई बात नहीं है। लास्ट वाली लाइन में भी लिखा, हाई लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ सीआरपी ब्लड सजेस्ट टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन विल नॉट आइडेंटिफाई इट लोकेशन इन बॉडी। ये भी बोलना है कि अगर सीआरपी लेवल बड़ा है तो हम सीआरपी की सहायता से ये पता नहीं कर पाते कि बीमारी शरीर में कहाँ हुई है, लोकेशन उसकी नहीं पता कर पाते। बट हाँ, इतनी चीज कंफर्म है कि सीआरपी की मात्रा यदि बड़ी हुई आती है तो कोई ना कोई बीमारी शरीर में हुई। आइए देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था। नॉर्मल रेंज में बताया था कि भैया लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर, लेस देन 10 mg पर लीटर, लीटर की बात है, वहां पर डेसीलीटर में यूनिट है, यूनिट चेंज है खाली। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूंगा तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बढ़ना या कम कब होगा, तो वेरी हाई। देखो दो तरह से सीआरपी बढ़ेगा, एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 250 हो गया, एक सीआरपी बढ़ेगा कि हाँ 10 15 15 16 15 16 थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है, मे बी पेशेंट को लिम्फोमा हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, और इसके अलावा बहुत ही हाई लेवल का सीवियर इन्फेक्शन कोई हो सकता है, तब आपका बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ है। अगर सीआरपी का लेवल हाई आता है यानी कि हाँ आ रहा है बट बहुत 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 हद से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर किसी प्रकार का विषाणु का संक्रमण है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है, उस कंडीशन में आपका जो सीआरपी लेवल इंक्रीज हो रहा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद रहेगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज सीआरपी इन चिल्ड्रन। यदि मैं बच्चों की बात करूं कि मुख्य रूप से बच्चों में क्या क्या कारणों से बढ़ता है, तो वो पहला है निमोनिया। बच्चों को निमोनिया होने पे आप सीआरपी करवा लेना, बिल्कुल बड़ा हुआ आएगा पेशेंट को, ठीक है। कफ एंड कोल्ड, बच्चों को सर्दी जुकाम हो गई हो तब भी सीआरपी बढ़ जाएगा। वायरल इन्फेक्शन, यदि किस प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, सीजनल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन चल रहा हो तब हो सकता है, जैसे कि ठंड में आने पे होता है, फिर ठंड से गर्मी आएगी तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, इस टाइप से। फीवर, बुखार आने पे, इन्फ्लामेशन यानी कि इस प्रकार की सूजन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस शरीर में कहीं हो रही है, लोकेशन तो नहीं पता कर पाएंगे सीआरपी से कि कहाँ पे हुआ है, पर हाँ हम इतना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत है बच्चे को। या फिर बच्चे को लीवर में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, हिपेटोमिगेली हो गया हो। हिपेटोमिगेली का मतलब होता है लीवर में संक्रमण से सूजन आ जाना। इस प्रकार की बीमारियों में बच्चों में सीआरपी की मात्रा बढ़ी हुई आ सकती है। अब इस कंडीशन में आप किस प्रकार से ट्रीटमेंट करोगे, केजी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके मैं, देखो सीआरपी बढ़ेगा यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है बच्चे के शरीर में। अब देखो मैं इसके बाद डायरेक्टली आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, पर आप उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि सीआरपी क्यों बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे टेस्ट तो यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता आपको, क्योंकि सीआरपी पढ़ेंगे हम। यानी कि अगर किसी मरीज को, बच्चे को सीआरपी बढ़ रहा है तो हम उसको टेस्ट कर लो, भैया निमोनिया चेक करवा लो, चेस्ट एक्सरे करवा लो कि निमोनिया तो नहीं है। कफ एंड कोल्ड यानी कि नॉर्मली पता लग जाएगा, बच्चा बोलेगा सर सर्दी जुकाम बहुत हो रही है, या छोटा बच्चा अगर होगा तो उसके मम्मी पापा से पूछो कि इसको सर्दी जुकाम, नाक बहती है क्या, या आप खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। खर करके साउंड सुन सकते हो उसको, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कफ एंड कोल्ड। और वायरल इन्फेक्शन भी आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा है भैया, मेन रीजन पता जब तक नहीं करेगा ट्रीटमेंट। फीवर, इन्फ्लेमेशन, बट फिर भी सीआरपी बढ़ने पे आप कौन सी एंटीबायोटिक सबसे अच्छी मानी जाती है बच्चों का ट्रीटमेंट, यानी कि बच्चों का सीआरपी में अमीकासिन, जब हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट होगा तब, क्योंकि सीआरपी बढ़ेगा तो बिल्कुल उसको एडमिट करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर उसको घर से भी रिकवरी मिल सकती है अच्छे ट्रीटमेंट से। देखो एमिकासिन सल्फेट जो होता है गाइस, दो एंटीबायोटिक में बताऊंगा जो कि साथ में बच्चे को दी जाती है। एमिकासिन सल्फेट जो है बहुत ही अच्छी है, ठीक है, एम्बिक्स के नाम से मिलती है। डोजेस की मैं बात करूं, यहाँ पे डोजेस आप समझिएगा प्लीज, इसमें मैं डोजेस बता रहा हूँ, डोजेस मैंने पूरे आपको कैलकुलेट करके बताए। अमीकासिन जो है बच्चों में 15 mg पर केजी वेट के अकॉर्डिंग हम देते हैं, यानी कि 15 mg 1 किलो के बच्चे में देना होता है पर डे, यानी कि पूरे दिन में, ओवरऑल पूरे दिन में बच्चे को 15 mg पर केजी से ज्यादा नहीं देना है। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ,
15 किलो का कोई बच्चा है, 15 केजी का बच्चा है, सॉरी 15 mg देना है, तो 10 किलो का कोई बच्चा है तो 15 का इंटू में 10 में कर दूं। मैं बोल रहा हूं कि 15 mg 1 किलो के बच्चे में देनी है, तो 10 किलो के बच्चे में कितनी जाएगी? 150 mg जाएगी। 150 mg जो है बच्चे को पूरे दिन में देना है, और कितने भागों में तोड़ के देना है? 2 भागों में, एक सुबह एक शाम, यानी कि 150 को आप 2 भागों में तोड़ दो, आधा सुबह दे दो, आधा शाम को दे दो, पर 150 mg से ज्यादा नहीं देना है। यानी कि यहां से कैलकुलेट कर लो, यही बच्चा अगर 10 किलो की जगह 15 किलो का भी हो सकता है, 20 किलो का भी हो सकता है, 17 किलो का भी हो सकता है, 25 किलो का भी हो सकता है। तो जितना बच्चे का वजन है उसमें 15 का इंटू कर दो। जैसे आप इंटू करोगे, इंटू करने पे आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कितने mg बच्चे को देना है, उस हिसाब से ड्रग को कैलकुलेट कर लो कि भैया इतना सुबह शाम देना है। ये चीज ध्यान रखना, दिन में 2 बार देना होती है, सुबह और शाम, जितना भी बच्चे का वेट होगा। तो ये कैलकुलेशन आप एक माइंड में रखना, एमिकासिन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डोजेस में समझ में आ ही जाएगा, जरूरत ही नहीं है फिर कितने किलो का बच्चा है, वजन करवा लो भैया, 17 किलो का बच्चा है, 17 में कर दो इंटू 15 का, कितना आया, जो भी mg आया उस mg को 2 भागों में तोड़ दो, आधा सुबह आधा शाम को दे दो। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अमीकासिन देना है, अमीकासिन के साथ में एक और एंटीबायोटिक देना होगी जिसे बोलते हैं सिफोटेक्सिम सोडियम। सिफोटेक्सिम सोडियम ये काफी अच्छी एंटीबायोटिक है, 500 mg में अवेलेबल रहती है। कितना बच्चों को देना है? ये बोल रहा है ये 8 mg पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में एक बच्चे का वजन 1 किलो है तो 8 mg से ज्यादा नहीं देना है। यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने 8 इंटू 10, यानी कि 10 किलो का कोई बच्चा है तो 8 का 10 में इंटू कर दूंगा तो कितना आया? 80 mg, यानी कि 10 किलो के बच्चे में 80 mg दे सकते हैं ना। इसी प्रकार से यदि कोई बच्चा 15 किलो का है, यानी कि 20 किलो का कोई बच्चा है तो 20 में इंटू कर दो आप 8 का, तो 20 में जैसे ही इंटू करोगे आप 8 का तो कितना आएगा? यहाँ पे आप कैलकुलेट करके उसको कैलकुलेट करके लिख दो। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। आप तो इतना याद रखो कि भैया 8 mg 1 किलो के बच्चे में देना है, तो 8 का जितने भी किलो का बच्चा रहे उसमें इंटू करके उसको दिन में दे दो 2 बार, यानी कि आधा सुबह आधा शाम को। यानी कि 80 mg, कोई 10 किलो का बच्चा है तो 80 mg का 2 भागों में तोड़ो, आधा सुबह और आधा शाम को दे दो। ठीक है? 40 mg सुबह और 40 mg शाम को। इस प्रकार से यहाँ का डोज कैलकुलेट होगा। तो याद रखना सिफोटेक्सिम भी काफी अच्छी है, दोनों एंटीबायोटिक साथ में देनी है। साथ में अगर बच्चों को कोई गैस टाइप के डाइजेशन है तो उसको आप इजीली आप उसको पेंटाप्राजोल दे सकते हो। दर्द के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होगा, बॉडी में फीवर वगैरह हो तो साथ में फिर पैरासीटामोल भी देना पड़ेगा उसको। बट मैंने यहाँ पे केवल एंटीबायोटिक्स को लिया है। ये होता है बच्चों का चिल्ड्रन, जो बच्चों का डोजेस में। अब बात करते हैं आगे पैरासीटामोल के बारे में। यदि बच्चों को पैरासीटामोल अगर देना है, यानी कि बुखार के कारण सीआरपी बढ़ रहा है, तो डोजेस 7.5 mg पर केजी पर डे। मैंने यहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन का पूरा प्रॉपर मात्रा में आपको बताया कि बच्चों को कितनी मात्रा में ये देना होगी। ठीक है? 7.5 mg पर केजी पर डे, यानी कि दिन में 7.5 mg देना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि कोई बच्चा 10 किलो का है, 10 किलो के बच्चे को देना है तो हमने 7.5 mg का 10 किलो में इंटू कर दिया। 10 में इंटू करूंगा तो 75 mg यहाँ पे निकल के आएगा। 75 mg में बच्चे को इजीली दे सकता हूं। तो आई होप कि गाइस इतनी चीजें तो आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये आईवी इन्फ्यूजन है वो कितने दिन में 2 बार देना है, और फिर उस पे पेशेंट पे भी डिपेंड होता है, बच्चे पे भी डिपेंडेंट रहता है कि बच्चों को कितने टाइम में फीवर रिपीट हो रहा है। वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट डाउन करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम लोग पैरासीटामोल का और आगे डोजेस इसमें कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है? तो डोजेस स्टैंडर्ड बताया 7.5 mg पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में 1 किलो के बच्चे को 7.5 mg पैरासीटामोल देना चाहिए, और फिर उसके वजन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट, यदि बड़े लोग हैं, बड़े लोग में अगर सीआरपी का बढ़ा हुआ लेवल आ रहा है तो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक सिंपल बात है जीफी के नाम से मिलती है, टेबलेट फॉर्म में बता रहा हूँ, जीफी के नाम से मिलेगी। कंपोजिशन बात करूँ, सिफेक्सिम पाया जाता है। सिफेक्सिम जो होता है, सिफेक्सिम काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स होती है अगेंस्ट सीआरपी इन्फेक्शन। सीआरपी अगर बढ़ेगा और कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के कारण अगर बढ़ेगा, डोजेस 200 mg के टेबलेट दिन में 2 बार आप 5 दिन तक दे सकते हो पेशेंट को घर पे रहने पर। यदि कोई बच्चा कोई भी इन्फेक्शन हुआ एडल्ट को घर पे रहे, एडमिट नहीं हुआ है,
तो आप उसको 200 mgBT दिन में 2 बार दे सकते हो, 5 दिनों तक देनी होगी। सिफेक्सिम के नाम से मिलेगी, सिफेक्सिम जीफी के नाम से मिल जाएगी, सिफेक्सिम कंपोजिशन है। नेक्स्ट गुडसेफ भी आती है इसमें। गुडसेफ भी काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक्स मानी जाती है। कंपोजिशन की बात करो, सिफोडॉक्सिम इसके अंदर पाया जाता है। और अगर बात करूँ डोजेस की तो 50 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ज़्यादा अगर सीआरपी हाई लेवल नहीं है, नॉर्मली है, तो इससे घर पे इजीली मेंटेन हो जाएगा। गुडसेफ के नाम से मिलेगी, सिफोडॉक्सिम कंपोजिशन है। नेक्स्ट जो है इसमें, ये तो अगर इस कंडीशन में अगर पेशेंट यदि एडमिट होता है तो आप उसको मोनोसेप 1.5 ग्राम में दिन में 2 बार मरीज को लगा सकते हो। अगर फीवर है तो पैरासीटामोल यूज कर सकते हो। गैस वगैरह डाइजेशन के लिए आपको पेंटाप्रोजोल इस्तेमाल करना ही है। तो मोनोसेप काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब पेशेंट एडमिट होगा। मैंने ये नॉर्मली होम के लिए बताया। तो आई होप कि आपको सीआरपी समझ में आया होगा। अगर इस तरह की डिटेल आपको चाहिए, प्ले स्टोर पे जाके हमारा ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, इंडियन मेडिकल लेक्चर, ठीक है। इसको डाउनलोड करके आपको ये कोर्स दिखाई देगा, मेडिकल किताब या बुक खरीदे। इसमें हम जो पढ़ाते हैं उस तरह का पूरा कंटेंट 3 बुक देते हैं पीडीएफ के रूप में, वहीं से आप डाउनलोड कर पाओगे। पूरा ऑनलाइन कोर्स आपको मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड करते हो। पूरा मेडिकल का कोर्स आप परचेस कर सकते हो। प्राइजेस 950 रुपये है, जो कि आप वहां से जाके पेमेंट कर पाओगे। और ये जो कंटेंट दिख रहा है, इस कंटेंट में जैसे ही आप जाओगे तो आप देख सकते हो पूरी चीजें डली हुई है। अभी लॉक होगा, जैसे आप पेमेंट नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आता है, पेमेंट कर दोगे 950 रुपये, फोन पे गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। करके यहाँ पे कंटेंट में जाके सारी चीज़ों को डाउनलोड कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। कंटेंट आपको डेली 1 साल की वैलिडिटी है, 1 ईयर की वैलिडिटी, 1 साल तक नया हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको जितना कंटेंट मिलेगा वो लाइफ टाइम आपके पास सेव कर सकते हो। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से आप लोग जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये परचेस कोर्स कर सकते हो। 950 रुपये की प्राइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।